हाँ जी, टॉपिक है द लीगल गाइडलाइन इन हेल्थ केयर कि हेल्थ केयर में लीगल गाइडलाइन क्या है। बेटा ये वर्ड है ना लीगल, इससे मुराद होता है कानूनी, कि कानूनी क्या गाइडलाइन होनी चाहिए आपको हेल्थ केयर के हवाले से। हेयर आर द लीगल गाइडलाइन फॉर द फार्मासिस्ट, यहाँ पे फार्मासिस्ट के लिए भी लीगल गाइडलाइन है, फार्मेसी टेक्नीशियंस उनके लिए भी लीगल गाइडलाइन है, और बेटा असिस्टेंट फार्मासिस्ट रिगार्डिंग द फार्मेसी के असिस्टेंट फार्मासिस्ट के लिए भी बेटा लीगल गाइडलाइन है। ठीक है, याद रखिएगा कि हमारे पास ना बच्चे एक होती है, यहाँ पे लिख देता हूँ चलें, कैटेगरी ए, एक होती है बी और एक होती है सी। कैटेगरी ए जो होती है ना वो होती है फार्मासिस्ट के पास, कैटेगरी बी जो है ना बेटा वो होती है फार्मेसी टेक्नीशियंस के पास, और कैटेगरी जो सी होती है ना बेटा वो होती है फार्मेसी असिस्टेंट के पास। ठीक है, यहाँ पे यह बात याद रखिएगा। आपको एक बात बता दूं कि ना अक्सर बच्चे कंफ्यूज्ड होते हैं, वो मिक्स कर देते हैं कि फार्मेसी टेक्नीशियन फार्मेसी असिस्टेंट को ही कहते हैं। नहीं बेटा, इट इज़ रॉन्ग। फार्मेसी असिस्टेंट का जो कोर्स है ना वो किसी भी इदारे के थ्रू नहीं हो सकता। वो आप जाएं डायरेक्टली काउंसिल में अपने फॉर्म जमा कराएं, फिर आपकी जब बारी आएगी आप पेपर देना है। वो 1 साल कोर्स होता है, 1 ईयर कोर्स, और सारा उर्दू मीडियम में होता है। लेकिन जो फार्मेसी टेक्नीशियन है ना बेटा, ये एक ऐसा कोर्स है जो इदारे के बगैर नहीं हो सकता। ये सारा का सारा इंग्लिश मीडियम होता है, और बेटा 2 साल का कोर्स होता है, और इसमें आपको टाइम की भी वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप एडमिशन ले लेते हैं, 1.5 साल बाद आप पेपर दे देते हैं। ठीक है, तो इसमें बेटा क्लियरली कर लें, कोई अगर बंदा आपसे पूछे सही, क्योंकि यू आर द स्टूडेंट ऑफ फार्मेसी टेक्नीशियन, तो आपको पता होना चाहिए कि यू आर डिफरेंट फ्रॉम असिस्टेंट फार्मासिस्ट। ठीक है, क्योंकि वो असिस्टेंट है, आप टेक्नीशियंस हैं, इस बात का ख्याल रखें। आपके पास बी कैटेगरी होगी, उनके पास सी कैटेगरी होगी, और सी कैटेगरी वैसे खत्म हो चुकी है जी। एनी फार्मासिस्ट एक्सरसाइजिंग देयर प्रोफेशनल रोल मस्ट बी रजिस्टर्ड, सेफ एंड कॉम्पिटेंट टू द प्रैक्टिस। कि हर वो शख्स जो कि प्रैक्टिस कर रहा है किसकी, अपनी प्रोफेशनल की, उसको रजिस्टर्ड होना चाहिए। मतलब उसके पास, रजिस्टर्ड से मुराद ये है उसके पास रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर से मुराद ये है कि उसके पास एक कैटेगरी मौजूद हो, और सेफ, उसको पता हो कि वो जो मेडिसिन जो दे रहा है वो पेशेंट के लिए सेफ होनी चाहिए, एंड कॉम्पिटेंट टू द प्रैक्टिस, कि उसको अपनी प्रैक्टिस पे अबूर भी हो, कॉम्पिटेंसी भी हो। अगर कोई शख्स अपनी प्रैक्टिस पे कॉम्पिटेंसी रखता है, अबूर रखता है, तो वो एक गुड फार्मासिस्ट हो। ठीक है, तो फार्मासिस्ट को रजिस्टर्ड होना चाहिए, उसको सेफ वे पता होना चाहिए, और उसको अपने काम के लिहाज से कॉम्पिटेंट होना चाहिए। फार्मासिस्ट मस्ट बी अवेयर दैट द पेशेंट इज द प्राइमरी फोकस। प्राइमरी से मुराद क्या है बेटा, बेसिक फोकस। जी बेटा, यानी कि उसका मेजर फोकस है ना, प्राइमरी फोकस, बेसिक फोकस जो है वो पेशेंट पर होना चाहिए। इसका मतलब कि एक फार्मासिस्ट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पेशेंट है, और उसी पेशेंट की लाइफ को उसने सेव करना। A pharmacist must be trained in respect of their area and operation. वो जिस एरिया में वो काम करता है उसको उस एरिया के लिहाज से ट्रेंड होना चाहिए, उसको A to Z सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, सारा नॉलेज होना चाहिए। A pharmacist must ensure that dispensing is carried out accurately. और उसको इस बात की भी तसल्ली करनी चाहिए कि वो जो फॉर्मुलेशन बना रहा है, वो जो डिस्पेंसिंग कर रहा है, वो एक्यूरेट तरीके से होनी चाहिए, उसमें कोई यानी कि डिस्टर्बेंस ना हो। मतलब ये ना हो कि अगर 50 मिलीग्राम उसने वे किया तो वो 50 होना चाहिए, 51, 49 नहीं होना चाहिए। Each prescription must be critically reviewed before dispensing to ensure that the medicine are safe and best to interest of patient. देखें, फार्मासिस्ट के पास जब कोई प्रेस्क्रिप्शन आती है तो वो उसको क्रिटिकल निगाह से देखता है। क्रिटिकल निगाह से मुराद क्या है, तनकीदी निगाह। अच्छा, अब एक मेरे पास एक प्रेस्क्रिप्शन आती है तो मैं उस प्रेस्क्रिप्शन को देख के ना, ज़ाहिर सी बात है तनकीदी बंदा वो होता है जो गलतियाँ तलाश करता है। तो ये मेरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है बीइंग अ फार्मासिस्ट कि मैं उसमें देखूँ कि उसमें कोई ऐसी चीज़ तो नहीं जो पेशेंट के लिए नुकसानदेह हो। तो अगर कोई इसमें ऐसी मेडिसिन है जो कि बिला जवाज़ हो, जो पेशेंट के लिए नुकसानदेह हो, तो फार्मासिस्ट उस मेडिसिन को रिमूव भी कर सकता है, या फिर उसकी जगह को एक अच्छा सा अल्टरनेटिव भी उसको दे सकता है। और इसका मकसद ये नहीं होता कि वो डॉक्टर की कॉम्पिटेंसी में शक करे, नहीं, इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ पेशेंट की लाइफ को सेव करना होता है, इसके अलावा और कोई मकसद नहीं होता। रिव्यू बिफोर डिस्पेंसिंग,
और डिस्पेंसिंग यानी कि डिस्पेंसिंग मुराद ये है कि पेशेंट को दवाई देने से पहले उसको पहले अच्छे तरीके से रिव्यू करना चाहिए डैट द मेडिसिन आर सेफ इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ पेशेंट, कि मेडिसिन बिल्कुल सेफ है और वो पेशेंट के इंटरेस्ट के लिहाज से। द फार्मासिस्ट मस्ट कॉन्टैक्ट द प्रेस्क्राइबर रिगार्डिंग द मेडिसिन एंड पेशेंट इशू इफ नीडेड, कि अगर प्रेस्क्रिप्शन में या नुस्खे में किसी किस्म की कोई गलती है तो फार्मासिस्ट जो है ना उस प्रेस्क्राइबर से कांटेक्ट भी कर सकता है, उस डॉक्टर से पूछ भी सकता है कि डॉक्टर साहब आपने जो मेडिसिन लिखी है इसका मकसद क्या था, ताकि आप बता दें हम इसकी जगह कोई और मेडिसिन दें क्योंकि पेशेंट को ये सूट नहीं कर रही। तो फार्मासिस्ट उस डॉक्टर की मर्जी के मुताबिक दवाई भी चेंज कर सकता है। फॉर पेशेंट मस्ट बी गिवन कंप्लीट डिटेल रिगार्डिंग द मेडिसिन एट द टाइम ऑफ डिस्पेंसिंग। आपने अक्सर देखा होगा कि जब आप किसी भी हॉस्पिटल की फार्मेसी पे जाते हैं तो वहाँ पे यानी कि उनकी पैकिंग की बैक साइड पे सारा कुछ शेड्यूल लिख दिया जाता है कि ये टैबलेट आपने इतनी खानी है इतने टाइम पे, ये इतनी खानी है इतने टाइम पे, सारा कुछ उस पर लिखा हुआ होता है, सो डैट दे फुली अंडरस्टैंड व्हाट द मेडिसिन इज एंड व्हाट इज़ फॉर इट। उसको पता होना चाहिए कि मेडिसिन कौन सी है और किसके लिए है। मतलब अगर एक शख्स मल्टीविटामिन खा रहा है तो उसको पहले इस बात की श्योरिटी होनी चाहिए कि वो क्यों खा रहा है मल्टीविटामिन। अगर कोई पेशेंट जो है वो बेटा को पेन किलर ले रहा है और एंटीबायोटिक ले रहा है तो उसको पता होना चाहिए कि इस पेन किलर को और एंटीबायोटिक को क्यों दिया जा रहा है। तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी फार्मासिस्ट की है, फार्मेसी टेक्नीशियंस की है या असिस्टेंट फार्मासिस्ट की है कि वो पेशेंट को मुकम्मल यकीन दहानी कराएं और उसको बताएं कि आपने मेडिसिन किस किस तरह इस्तेमाल करनी है। द मेडिसिन डिस्पेंस मस्ट बी प्रॉपर इंफॉर्मेशन मस्ट बी गिवन टू द पेशेंट रिगार्डिंग द सेफ स्टोरेज। फिर आपने ये भी बताना है कि उसमें दवाई को मेडिसिन को स्टोर कैसे करना है। जैसे इंसुलिन है, अगर कोई शख्स आता है तो आप उसको ये ज़रूर बताएंगे कि आपने इसको रूम टेम्परेचर पे नहीं रखना, आपने इसको ठंडे जगह पे रखना है, फ्रिज के अंदर रखना है। उसके बाद है द मेडिसिन डिस्पेंस मस्ट बी सुइटेबल क्वालिटी, उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, फिट फॉर सुइटेबल पैकेजिंग, और उसकी पैकेजिंग बिल्कुल फिट होनी चाहिए, मतलब कहीं से भी हवा का गुजर भी ना हो, एंड लेबल्ड मैनर, और अच्छे तरीके से उस पर लेबल किया जाए। मतलब लेबल क्या होता है, डायरेक्शन होती है कि दवाई को यूज़ कैसे करना है। लेबल दवाई की सेफ्टी के बारे में बताता है कि दवाई सेफ कैसे है। तो ये सब आपने लेबल अच्छा सा बना के उस पर लगाना होता है। द फार्मासिस्ट शुड इंश्योर दैट द नेसेसरी फैसिलिटीज़, इक्विपमेंट एंड मटीरियल आर प्रेजेंट, कि बेटा फार्मासिस्ट को इस बात की यकीन दहानी करनी चाहिए कि जो भी ज़रूरी सहूलियात हैं, जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं या जो भी मटीरियल हैं जो कि पेशेंट के लिए ज़रूरी होते हैं वो उसके पास मौजूद होने चाहिए। एंड द फार्मेसी शुड बी क्लीन एंड वे मस्ट बी एक्यूरेट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपकी फार्मेसी क्लीन होनी चाहिए और उसका वेट जो है ना वो क्या, और वेइंग आप जो है ना एक्यूरेट तरीके से। बिसाइड अबव मेंशन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ द फार्मासिस्ट मस्ट कीप इन द माइंड द फॉलोइंग गाइडलाइन। इसके अलावा कुछ मजीद गाइडलाइन भी है जो कि फार्मासिस्ट को नोटिस करनी चाहिए, और वो गाइडलाइन कौन कौन सी हैं जी। नंबर 1, नारकोटिक्स ड्रग्स। नारकोटिक्स ड्रग्स आपको पता है कि ये वो ड्रग्स होती हैं जिसमें मतलब एनाल्जेसिक इफेक्ट भी होता है, सिडेटिव इफेक्ट भी होता है, और इसके साथ साथ बेटा एनाल्जेसिक, सिडेटिव और हिप्नोटिक इफेक्ट भी होता है। सिडेटिव कहते हैं सुकून को, हिप्नोटिक कहते हैं नींद आवत बेटा, ठीक है। अच्छा, नारकोटिक ड्रग्स। अच्छा, नारकोटिक ड्रग्स की सबसे, यानी कि आपको पता होना चाहिए ये नारकोटिक ड्रग आपको पता है कि बगैर प्रिस्क्रिप्शन के आप बेच नहीं सकते। क्यों? क्योंकि इसके अंदर बेसिक तौर पर एडिक्शन होती है, नशे के आदी लोग हो जाते हैं इनको इस्तेमाल करके, जैसे हीरोइन, मॉर्फिन, अफ्यूम, ठीक है। तो नारकोटिक्स ड्रग्स शुड बी केयरफुली स्टोर्ड, कि नारकोटिक्स ड्रग ऐसी जगह पर स्टोर्ड होनी चाहिए वहाँ से फार्मासिस्ट की असेस हो, किसी और की ना हो। बिकॉज द डिमांड ऑफ दीज ड्रग्स इज हाई एंड कुड बी स्टोलन ईजिली, क्योंकि इन ड्रग्स की डिमांड बहुत ज़्यादा हाई होती है और ये आसानी से चुराई जा सकती है। स्टोल से मुराद क्या है? चुरा लेना। कोई भी नशा ही आपकी दुकान पे आ सकता है, फार्मेसी पे आ सकता है, तो वो इस तरह की मेडिसिन चुरा लेगा क्योंकि उसने हमें नशा पूरा करना है। एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग दीज ड्रग्स शुड बी चेक ऑन रेगुलर बेसिस, कि बेटा क्लोजिंग के ऊपर आप इन ड्रग्स को रेगुलर बेसिस के ऊपर चेक करेंगे कि कहीं एक्सपायर तो नहीं हो गई या नियर टू एक्सपायरी तो नहीं है, सारा कुछ देखना है, और इनकी स्टोरेज कंडीशन कैसे है। पॉइजनस ड्रग्स। द पॉइजनस ड्रग्स मस्ट बी लॉ, कि जो ऐसी ड्रग्स हैं जिसका इफेक्ट जहर पैदा कर सकता है, मरीज़ के लिए नुकसानदेह हो सकता है, उसको अपने लॉक में रखनी, उसको ओपन नहीं रखना। और ये देखिए ये लोगो है, ये हमेशा उस ड्रग्स के लिए होता है जो कि पॉइजन क्रिएट करती है। These drugs should be sold only to needy patient. It should be confirmed that the patient is well aware from this poisonous drug.
यानी कि ये तभी बेची जाएं जब पेशेंट को इसकी ज़रूरत हो और पेशेंट को उसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में, उसके एडवर्स इफेक्ट के बारे में पहले से मालूम हो। ऑन द बॉक्स ऑफ पॉइजनस ड्रग देयर शुड बी द पॉइजन रिटन विद द रेड इंक, यानी कि जब भी आप लेबल बनाएं और अगर कोई पॉइजनस ड्रग है तो उसको रेड इंक से लिखना चाहिए। देखिए मैंने भी ऊपर रेड इंक से लिखा है। देयर शुड बी पॉइजनस रिटन विद द रेड इंक इन फोल्ड फ्रंट इन बोल्ड, बोल्ड से मतलब मोटे, ये देखिए मैंने मोटे अल्फाजों में लिखा हुआ है, विद द स्कल बोन्स एंड पिक्चर, ये देखिए स्कल बोन पिक्चर है, ये बोन्स हैं, ये स्कल्स हैं। ऑन द लेबल देयर शुड बी एंटीडोट, एंटीडोट से मुराद क्या है कि काउंटर इफेक्ट ऑफ टॉक्सिन, कि जो भी जहरीली चीज़ है उसके इफेक्ट को ख़त्म करने के लिए आप एंटीडोट इस्तेमाल करते हैं। रिटन फॉर द पर्पज ऑफ एमरजेंसी ट्रीटमेंट इफ समवन टेक्स दीज पॉइजन मिस्टेकनली, कि उस पर यह भी पता होना चाहिए कि अगर आपने ये जहर खा लिया है तो वो कौन सी मेडिसिन है जो कि जहर को ख़त्म करेगी। तो बिलफर्ज उसमें आपको इस चीज़ का ख्याल करना चाहिए कि अगर कोई पेशेंट पॉइजनस ड्रग लेके गया है तो आपने ये बताना है कि अगर इसका इफेक्ट ज़्यादा हो जाए तो आपने ये दवा लेनी है। सेल रजिस्टर्ड मस्ट बी यूज फॉर द एंट्री ऑफ सोल्ड पॉइजन। हाँ, ये फिर एक फार्मासिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फार्मेसी टेक्नीशियन की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब भी वो दवाई बेचेगा पॉइजन मेडिसिन तो वो अपने रजिस्टर में उसको एंटर करेगा। एंड मस्ट बी पॉइजन नेम विद द बायर नेम एंटर, और वो जो बंदा खरीदने आया है वो उसका नाम भी लिखेगा, उसका एड्रेस भी लिखेगा ताकि बवक्त ज़रूरत ये चीज़ काम आ सके। ठीक है। उसके बाद है प्रेगनेंसी रिलेटेड ड्रग्स। कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जो कि प्रेगनेंसी से रिलेटेड होती हैं, जैसा कि बी केयरफुल रिगार्डिंग द स्टोरेज एंड सेल ऑफ एबॉर्टिफिशिएंट ड्रग्स। बेटा एबॉर्टिफिशिएंट ड्रग्स उनको कहते हैं द ड्रग्स दैट कैरी एबॉर्शन। एबॉर्शन से मुराद है मिसकैरेज, मतलब बच्चे का ज़ाया हो जाना। तो ऐसी ड्रग्स मतलब जो अबॉर्शन क्रिएट करती हैं, बच्चे का ज़ाया हो जाना, उसको एबॉर्टिफिशिएंट ड्रग्स कहते हैं। एंड कंट्रासेप्टिव ड्रग्स, कंट्रासेप्टिव ड्रग्स हैं ये बेटा वो ड्रग्स हैं जो कि कंट्रोल प्रेगनेंसी के, एक मिनट बेटा पॉइंटर अपना ऑन कर लो, कंट्रोल प्रेगनेंसी कि ये प्रेगनेंसी को कंट्रोल करती हैं। ठीक है। दीज ड्रग्स मस्ट बी स्टोर्ड इन स्पेसिफिक सेपरेट कैबिनेट, इन ड्रग्स को सेपरेट कैबिनेट में रखा जाए। रिकॉर्ड ऑफ दीज मेडिसिन शुड बी मेंटेन अकॉर्डिंग टू द लॉ, कि लॉ के मुताबिक इनका रिकॉर्ड क्या रखना चाहिए बेटा, मेंटेन रखना चाहिए। ठीक है बेटा, थैंक यू सो